ओके, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज वो है जो कि अपने तौर पे पूरा सेंटेंस होता है, और डिपेंडेंट क्लॉज एक एक कम से कम होगी इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, एक या एक से ज्यादा। और डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज वो होती है कि जो कि अपने तौर पे पूरा सेंटेंस नहीं बन सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर तुम मेरी बात मानोगे, तो ये क्या पूरी बात हो गई? अब आप आगे इंतजार करेंगे ना कि अगर मेरी बात मानोगे तो फिर क्या होगा। तो मैं अगर यहाँ तक बोल के रह जाऊं कि अगर तुम मेरी बात मानोगे, इफ यू लिसन टू मी, तो आप कहेंगे हाँ फिर क्या होगा। इट्स नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। तो ये है इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉजेस जब मिलती हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। अब ये देखिए, ही टोल्ड मी दैट ही वाज इनोसेंट। अब ये अंडरलाइन पार्ट इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज। अगर हम सिर्फ इतना बोलें दैट ही वाज इनोसेंट, कि वो मासूम है, कि वो बेगुनाह है, तो कि वो बेगुनाह है इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। उसके साथ ही टोल्ड मी मिलेगा तो ये कंप्लीट होगा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। द मैन हु स्टोल माय कार हैज बीन अरेस्टेड। अब यहाँ पे अंडरलाइन पार्ट इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज, और जो आपका मेन सेंटेंस है वो है द मैन हैज बीन अरेस्टेड। हु स्टोल माय कार, अगर आप सिर्फ हु स्टोल माय कार बोलेंगे, हु स्टोल माय कार का उर्दू तर्जुमा क्या होगा? मेरी कार किसने चोरी की? नो 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 नो, वो तो होगा वो तो क्वेश्चन की फॉर्म में, ये क्वेश्चन तो नहीं है। हु स्टोल माय जिसने कार, मेरी गाड़ी। हाँ, जिसने मेरी गाड़ी चोरी की। यस सर, जिसने अगर मेरी गाड़ी चोरी अगर की। आप सिर्फ ये कहेंगे जिसने मेरी गाड़ी चोरी की, तो ये पूरा बात पूरी तो नहीं हुई। उसको क्या हुआ भाई? जिसने मेरे दिल को दर्द दिया। अब आगे क्या होगा भाई? उस शक्ल को मैंने भुलाया नहीं। सो हु स्टोल माय कार इज नॉट कंप्लीट, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, लेकिन क्लॉज तो है। सो दोनों क्लॉजेस मिलके ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं। इसी तरह आई विल गो इफ ही आस्क्स मी। अब इफ ही आस्क्स मी इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, इट्स नॉट अ कंप्लीट क्लॉज, या इट्स नॉट एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। उसके साथ आई विल गो होगा तो फिर ये पूरा सेंटेंस बनेगा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। व्हेन ही रिटर्न्स वी विल कांटेक्ट हिम। तो जब आप सिर्फ इतना बोलेंगे व्हेन ही रिटर्न्स, इट्स नॉट कंप्लीट। व्हेन ही रिटर्न्स का मतलब है जब वो आएगा। तो जब वो आएगा तो ये फिर क्या होगा? आगे कुछ जानने की जरूरत है ना। तो वी विल कांटेक्ट हिम, अब ये इसके साथ कंप्लीट होगा। तो दिस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब चूंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक कम से कम क्लॉज जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज होती है। तो डिपेंडेंट क्लॉजेस को हम डिस्कस करेंगे। डिपेंडेंट क्लॉजेस आर ऑफ थ्री काइंड्स। नंबर वन, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, और थ्री इज एडवर्ब क्लॉज। यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में इनमें से कोई ना कोई क्लॉज जरूर होगी। या तो नाउन क्लॉज होगी, या एडजेक्टिव क्लॉज होगी, या फिर एडवर्ब क्लॉज होगी। ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हमने ये इंडिविजुअली ये क्लॉजेस थोड़ा बहुत सीखनी है। नाउ लेट्स हैव एग्जांपल्स ऑफ द नाउन क्लॉजेस। यानी अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो हम डिस्कस करेंगे जिसमें नाउन क्लॉजेस आती हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज के तौर पे। अब जानते हैं सारे कि नाउन कैसे काम करता है सेंटेंस में? जानते हैं सब? यस सर। नाउन क्लॉज भी वैसे ही काम करेगी जैसे एक नाउन सेंटेंस में आता है। और नाउन कैसे आता है सेंटेंस में? नाउन होता है सब्जेक्टिव वर्ब होता है, किसी वर्ब से पहले सब्जेक्ट के तौर पे। तो नाउन क्लॉज भी सब्जेक्ट के तौर पे आ सकती है। फिर नाउन ऑब्जेक्टिव वर्ब भी हो सकता है, यानी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के तौर पे हो सकता है, ट्रांजिटिव वर्ब्स में जैसे होता है। तो नाउन क्लॉज भी ऑब्जेक्टिव वर्ब हो सकता है। नाउन जो है वो प्रेपोजिशंस के बाद भी आते हैं, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे। तो नाउन क्लॉज भी वैसे आ सकती है, ऑब्जेक्ट इज ए प्रेपोजिशन। और नाउन क्लॉज जस्ट लाइक अ नाउन इन एपोजिशन टू अ नाउन, यानी एक नाउन के बाद दूसरा नाउन आता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, इसको कहते हैं नाउन इन एपोजिशन। तो नाउन क्लॉज भी ऐसे आएगी, इसको मैं बाद में जरा डिटेल में बताता हूँ आपको। लेट्स स्टार्ट विद द नाउन क्लॉज एज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। अब हम देखेंगे नाउन क्लॉजेस
एक वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे कैसे इस्तेमाल होती है। अब ये सेंटेंस देखिए, व्हाट यू डिड वाज हॉरिबल। अब ये अंडरलाइन पार्ट ये क्लॉज है, लेकिन व्हाट यू डिड इट्स नॉट अ कंप्लीट क्लॉज, यानी इट्स नॉट एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। व्हाट यू डिड का मतलब क्या है उर्दू में? जो तुमने किया। जो तुमने किया, राइट। और ये दूसरा वर्ब जो है was हॉरिबल, समथिंग वाज हॉरिबल। तो इस was का सब्जेक्ट क्या है? व्हाट वाज हॉरिबल, तो क्या चीज है What जो कि हॉरिबल? उसका आंसर ये something है यस, व्हाट यू डिड, ये वाली थिंग ना, जो तुमने किया वो हॉरिबल था। सो व्हाट यू डिड इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ब। ये जो वर्ब है was, इसका सब्जेक्ट है व्हाट यू डिड। व्हाट वाज हॉरिबल, उस व्हाट का आंसर है व्हाट यू डिड वाज हॉरिबल। तो ये सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है was के। अभी देखें, दैट ही इज अ लायर इज ऑब्वियस। अब ये जो मेन वर्ब है वो इज है, समथिंग इज ऑब्वियस, लेकिन व्हाट इज दैट समथिंग? वो चीज ये है दैट ही इज अ लायर, कि वो झूठा है। इस सेंटेंस का मतलब है कि ये बात जाहिर है कि वो झूठा है। तो वो बात क्या है कि वो झूठा है। तो दैट ही इज अ लायर इज ऑब्वियस। तो इज का सब्जेक्ट ये वाली क्लॉज है। Where he is gone is not known. So something is not known, is known या is not known is the verb. अब इस verb का subject वो ये है, what is not known? Where he is gone is not known. यानी ये बात मालूम नहीं है कि वो कहाँ गया है। So where he is gone is the subject of is not known. How he did it is a mystery. So something is a mystery, is verb है यहाँ पे। What is that thing which is a mystery? What is a mystery? उसका आंसर है how he did it is a mystery. तो आपने देखा कि नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब कैसे इस्तेमाल हो रहा है। अब देखिए नाउन क्लॉज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। आई नो हाउ ही स्टोल द डायमंड, इसमें मेन वर्ब क्या है आप बता सकते हैं? नो। नो इज द वर्ब, और आई नो व्हाट, उस व्हाट का आंसर ये पूरी क्लॉज। आई नो दिस थिंग, आई नो हाउ ही स्टोल द डायमंड। मैं जानता हूं ना, क्या चीज जानता हूं, क्या बात जानता हूं? मैं ये जानता हूं कि उसने हीरा कैसे चुराया था। तो ये बात जो है हाउ दिस ही स्टोल द डायमंड, दिस इज द ऑब्जेक्ट द वर्ब नो। ही सेड समथिंग, और क्या कहा उसने? that he had completed his task, ये बात कही उसने। आपने मैट्रिक में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन की ना, याद है ना सबको? यस सर। आप इनडायरेक्ट में किसी सेंटेंस को चेंज करते हैं तो यही होता है ना फॉर्म, ही सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज टास्क, ऐसे ही होता ना। तो वो जो सर आप इनडायरेक्ट स्टेटमेंट्स या इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, ये जैसे फर्स्ट वन वाज एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट्स और क्वेश्चन जो है सारे के सारे नाउन क्लॉजेज आप इस्तेमाल करते रहेंगे, ये नाउन क्लॉजेज ही होते हैं। उस वक्त आपको ये नहीं पता था कि ये नाउन क्लॉजेज हैं, लेकिन दे आर नाउन क्लॉजेज। तो आप ये देख रहे हैं कि ही सेड व्हाट, ही सेड दिस थिंग, दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज टास्क। तो ये नाउन क्लॉज है, सेड का ऑब्जेक्ट है। टेल मी व्हाई यू बिट्रेड योर कंट्री, टेल मी व्हाट। अब टेल वर्ब है, उसका ये ऑब्जेक्ट है व्हाई यू बिट्रेड योर कंट्री, ये भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये भी ऑब्जेक्ट है और ये नाउन क्लॉज है। I told them something, I told them I was not interested in the offer, तो I was not interested in the offer told का ऑब्जेक्ट है, और जब ये ऑब्जेक्ट है तो जाहिर है ये नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, and that is why it's a noun clause. तो आपने देखा नाउन क्लॉज एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। अब देखते हैं नाउन क्लॉज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ preposition. Okay, he informed me about what had happened at the party. अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अंडरलाइन पार्ट आ रहा है about के बाद, which is a preposition. He informed me about what. अब हम what इस्तेमाल कर रहे हैं about के बाद।
So he informed me about something ना, he informed me about something. So he informed me about what? उस what का आंसर जो है what had happened at the party. तो ये noun clause इस preposition का object. There were no complaints except that the day was very hot. अब यहाँ पे what कहाँ लगाएंगे? There were no complaints except what? Except preposition. उसके बाद what लगाएंगे तो वो object preposition का आ जाएगा. That the day was very hot. Pay attention to what I'm going to say. Pay attention to what? अब ये to preposition है, to के बाद what पूछ रहे हैं, to का object पूछ रहे हैं. So pay attention to what? उसका आंसर है what I'm going to say. तो ये noun clause as the object of a preposition. अब जरा वो जो था noun clause in apposition to another noun, उससे पहले आप समझ लें noun in apposition होता क्या है. जब हम एक नाउन को दूसरे नाउन के फौरन बाद इस्तेमाल करते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो उसको कहते हैं नाउन इन एपोजिशन. एपोजिशन का मतलब होता है प्लेस्ड नियर, यानी साथ धरा हुआ. अब ये देखें, एग्जांपल देखें. द क्लास प्रीफेक्ट अजहर वाज एब्सेंट दैट डे. अब इसमें अजहर को निकाल भी दें तो सेंटेंस रह जाएगा द क्लास प्रीफेक्ट वाज एब्सेंट दैट डे. ये सेंटेंस कंप्लीट है और ये प्रीफेक्ट जाहिर है ये नाउन है, लेकिन हम बीच में अजहर एक और नाउन लेके आ रहे हैं जो कि प्रीफेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, ये बता रहा है कि वो प्रीफेक्ट कौन है. तो एक नाउन दूसरे नाउन के पास हमने प्लेस कर दिया ये बताने के लिए कि वो कौन है. दिस इज कॉल्ड नाउन इन एपोजिशन. तो हम देख रहे हैं कि ये भी नाउन का इस्तेमाल है ना. ये नाउन हमने यहाँ पे इस दूसरे नाउन के नजदीक धर दिया, रख दिया उसको एक्सप्लेन करने के लिए. तो दिस इज कॉल्ड नाउन इन एपोजिशन. इसको जरा उल्टा देते हैं थोड़ा सा. अब ये देखें अजहर वाज एब्सेंट दैट डे. इतना भी सेंटेंस कंप्लीट है, लेकिन ये बीच में जो आ रहा है द क्लास प्रीफेक्ट, अब ये नाउन फ्रेज है क्योंकि इसमें भी ये नाउन है तो ये नाउन फ्रेज. अब ये नाउन फ्रेज जो है इस नाउन को अजहर को एक्सप्लेन कर रहा है. अजहर कौन? अजहर वो जो प्रीफेक्ट है. तो ये नाउन है, ये नाउन फ्रेज है, ये नाउन है नाउन इन एपोजिशन, ये नाउन फ्रेज इन एपोजिशन है, यानी एपोजिटिव फ्रेज है. तो जब हम एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको कहते हैं नाउन इन एपोजिशन. एक फ्रेज को इस्तेमाल करेंगे नाउन फ्रेज को किसी नाउन के साथ, वो एपोजिटिव फ्रेज हो जाएगा. इसी तरीके से हम एक क्लॉज को किसी नाउन के बाद इस्तेमाल करेंगे उसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो वो नाउन क्लॉज इन एपोजिशन हो जाएगी. इसकी एग्जांपल्स देखते हैं. The news that the plane had crashed upset everyone. इसमें मेन सेंटेंस देख सकते हैं आप क्या है? Plane had crashed. नहीं, मेन सेंटेंस जो मेन क्लॉज The जो है वो news है upset हाँ, everyone. the news upset everyone. ये है मेन सेंटेंस. अब ये जो बीच में आ रहा है ना that the plane had crashed, ये न्यूज को एक्सप्लेन कर रहा है. ये भी क्लॉज है, लेकिन ये क्लॉज काम क्या कर रही है? ये जो नाउन है न्यूज, इसके एपोजिशन में आया, यानी इसके साथ प्लेस किया है इसको एक्सप्लेन करने के लिए. ये बता रहा है कि वो न्यूज है क्या. द न्यूज अपसेट एवरीवन, लेकिन वो न्यूज क्या है जिसने अपसेट कर दिया सबको? अब जाहिर है वो न्यूज ये है द प्लेन हैड क्रैश्ड. जाहिर है ये तो अपसेटिंग न्यूज है. तो ये क्लॉज बता रही है कि वो न्यूज है क्या, उस न्यूज को एक्सप्लेन कर रही है. दिस इज अ नाउन क्लॉज इन एपोजिशन टू अ नाउन, यानी एक नाउन के साथ धरी हुई उसको एक्सप्लेन कर रही है वो. अब ये देखिए द रूमर दैट स्कूल्स वर क्लोज्ड मेड स्टूडेंट्स हैप्पी. द रूमर मेड स्टूडेंट्स हैप्पी. दिस इज द मेन क्लॉज. अब वो रूमर क्या थी? वो रूमर ये थी दैट स्कूल्स वर क्लोज्ड. रूमर अफवाह को कहते हैं. तो अफवाह क्या थी? वो अफवाह ये थी कि स्कूल बंद हो गए थी, इससे स्टूडेंट्स खुश हो गए. तो ये जो क्लॉज है ये रूमर को एक नाउन को एक्सप्लेन कर रही है. The fact that the leaders are corrupt cannot be denied. अब इसमें मेन क्लॉज the fact cannot be denied. और वो फैक्ट क्या है? वो फैक्ट ये है that the leaders are corrupt. तो ये that the leaders are corrupt, ये क्लॉज फैक्ट को एक्सप्लेन कर रही है, बता रही है कि वो फैक्ट है क्या. तो दिस इज अ नाउन क्लॉज इन एपोजिशन. ये यहाँ तक समझ में आ गया आपको?
इसको यस मैं सर। इंशाल्लाह भेज भी दूँगा ना आपको इसको, अगर आपको हो तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं। और टुमारो वी आर गोइंग टू डू एन एक्सरसाइज ऑन दैट। अब इसको एक दफ़ा दोहरा लेंगे तो फिर आप कल एक्सरसाइज आराम से कर पाएँगे इंशाल्लाह। ठीक है जी? थैंक यू।